हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसए 500 ऑडिट एविडेंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पर आपको इस चैप्टर के एसए 500 के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब ज़रा बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यार हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज़ ऑडिट एविडेंस बेसिकली इज़। ऑडिट एविडेंस बेसिकली आपका है क्या, एक इन्फॉर्मेशन ही है। जब आप ऑडिट करने जा रहे हो, पेड एसिस्टेंट या आर्टिकल या कोई भी स्टाफ अगर ऑडिट करने जा रहा है, तो उसको ऑडिट को कंक्लूड करवाने के लिए, ऑडिट करवाने के लिए इन्फॉर्मेशन की नीड है। इन्फॉर्मेशन भी क्यों चाहिए? क्योंकि जो भी हम लोग के चार्टेड अकाउंटेंट सर है जिनको साइन करने हैं ऑडिट रिपोर्ट पे, उनको एक अपने ओपिनियन, उन्हें ओपिनियन देना, उन्हें अपने ओपिनियन पर साइन देने हैं। उनको ओपिनियन तक पहुंचने के लिए कंक्लूजन जरूर एक्सट्रैक्ट आउट करना होगा। अब वो कंक्लूजन तक कब पहुंचेंगे, किसी निष्कर्ष, किसी डिसीजन, किसी फैसले पर कब पहुंचेंगे? वो तब पहुंचेंगे जब उन्होंने, वो किसी डिसीजन पर कब पहुंचेंगे जब उन्होंने आपके मतलब एविडेंसेस को गैदर किया होगा या इंफॉर्मेशन को गैदर किया होगा। ठीक है, और एविडेंसेस को गैदर करने के लिए आपको क्या पड़ेगी? मेहनत। ठीक है, अब उस मेहनत को क्या नाम दूंगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे चलिए अभी बता देते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स नाम देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पहले यार इस बात को समझो कि एविडेंसेस है क्या। बेसिकली एविडेंस कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन आपको ऑडिट करने के दौरान निकालनी है। ठीक है, तो जरा जिस तरीके की बात मैंने बता दी है, डेफिनेशन से पहले ये बात हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि ऑडिटर साहब को ओपिनियन तक पहुंचना है। तो ये देखिए ऑडिट ओपिनियन मैंने बता दिया। उनको ऑडिट ओपिनियन तक पहुंचने के लिए क्या करना है? किसी कंक्लूजन तक पहुंचना होगा। ठीक है, कंक्लूजन तक वो पहुंचेंगे कैसे? जब वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, एंड उस इन्फॉर्मेशन को क्या बोला गया है इस ऐसे की टेक्निकल लैंग्वेज में? ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, अच्छा अब वो एविडेंस तक कब पहुंचेंगे? मैंने बोला था मेहनत करके। तो उस मेहनत को मैं क्या नाम दूंगा? उस मेहनत को मैं नाम दूंगा परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। तो इस ऐसे में बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करा है, यानी कि ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी कि हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है। हम लोग को ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है जिससे हम लोग क्या कर पाए, जिससे हम लोग साई ऑब्टेन कर पाए। साई बोले तो क्या? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को हम गैदर कर पाए। सही है, अच्छा। और हम लोग को साई क्यों ऑब्टेन करना है? ताकि हम लोग कुछ कंक्लूजन यानी कि कुछ डिसीजन बना पाए और जिससे हम लोग किसी ऑडिट ओपिनियन तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का। अब जरा इसकी डेफिनेशन पे चल लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर। इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर इस्तेमाल करेगा किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ताकि वो अपने ओपिनियन को बेस कर पाए, यानी कि अपने ओपिनियन को जस्टिफाई कर पाए। तो ये है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंसेस मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। ऑडिट एविडेंस इज नथिंग बट इन्फॉर्मेशन ओनली। ऑडिट एविडेंस ओनली इन्फॉर्मेशन है जब आप ऑडिट करने जाते हो, ताकि आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचो, ताकि जो हमारे सीए साहब हैं वो किसी ओपिनियन तक पहुंच पाए। अब बात आती है सर कि इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती हैं। इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन आती हैं वो आती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमारे, वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है और अदर इंफॉर्मेशन आती है। अब इनको थोड़ा सा, अब जो बिल्कुल क्रीम स्टूडेंट होगा, जो बहुत अच्छा करते हैं एग्जाम में, वो क्या करेगा? इसके थोड़ा आगे जाएगा और इसमें थोड़ा सा और डीप डाउन जाएगा कि सर इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या आता है। इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर आती हैं आपकी इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं, सपोर्टिंग्स आती हैं, इनवॉइसेज आती हैं, और आपके एडजस्टमेंट आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और यहाँ पर स्प्रेडशीट्स आती हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, और उसके बाद आप मेरे से बोलोगे कि और क्या क्या आता है। अदर इन्फॉर्मेशन में सर क्या आता है? अदर इन्फॉर्मेशन में आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स आ जाते हैं, रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, और ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन आपकी काम आती है जो आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन को, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करती हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग को बोला गया है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस क्या चीज है? यहाँ पर थॉरो एनालिसिस ऑफ रिव्यू, मतलब हम लोग एनालिसिस करके हम लोग को बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास आती कहाँ से है। हम लोग जब क्या है, हम लोग अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर बहुत ज्यादा कीनली ध्यान देंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक वन बाय वन आती चली जाएगी। ठीक है, हम लोग को अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में लिखा है, एफआर प्रोसेस में लिखा है, उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके हम लोग एविडेंसेस तक पहुंच सकते हैं।
ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं हम लोग उनसे इन्फॉर्मेशन भी ला सकते हैं। तो सोर्सेज के यहाँ पर कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए। एनालिसिस और रिव्यू करके आ गया, दूसरा प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके आ गया जो हमारे एफआर के प्रोसेस में, तीसरा जो हम लोग को इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एंटिटी से मिलता है, जिससे हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ एंटिटी से हम लोग को बेसिकली एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन की चीजें ढंग से पता चलती हैं। थर्ड पार्टी बैलेंसेस, जैसे डेटर्स का बैलेंसेस आपका 10 लाख दिखाया गया है, तो पहली बात डेटर्स का बैलेंस है भी कि नहीं है, तो आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन से पता कर सकते हो। और अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आप उनसे बोल दो प्लीज कंफर्म द बैलेंस, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ यार ये बैलेंस है भी या नहीं है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जरा चलते हैं कि हम लोग को ऑडिट एविडेंसेस जो हैं किस तरीके के चाहिए, ऑडिट एविडेंसेस भी किस तरीके के होने चाहिए, मतलब मतलब उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उनका नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, पर बात सिर्फ इतने छोटे में खत्म नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली अप्रोप्रिएट। ठीक है, सफिशिएंट क्या होता है और अप्रोप्रिएट क्या होता है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। सफिशिएंट बेसिकली मैं आपको बता दूं, सफिशिएंट जैसा कि नाम क्लियर है कि ठीक ठाक मात्रा में होना चाहिए। ठीक ठाक मात्रा यानी कि ठीक ठाक क्वांटिटी में होना चाहिए। अब ये ठीक ठाक क्वांटिटी ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, पहली बात तो मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, ये सिचुएशनल होता है। ठीक है, बट समझने के लिए यहाँ पर ये कह सकते हो, अगर आप जब ऑडिट करने गए आपने देखा किसी एरिया में किसी फील्ड में आपका रिस्क ज्यादा है, तो वहां पर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में एविडेंसेस को गैदर करना होगा। ठीक है, लेकिन जहां पर एरिया ऑफ रिस्क कम है तो वहां पर ये नहीं कि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके चले गए, लेकिन जहां एरिया ऑफ रिस्क ज्यादा है वहां पर आपको ठीक ठाक मात्रा में अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए आपको एविडेंसेस को गैदर करना पड़ेगा। तो ये होता है सफिशिएंसी का मतलब। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने हम लोग को बता दिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम लोग के अफेक्ट करते हैं सफिशिएंसी को। तो पहला बोला है मेटीरियलिटी, दूसरा बोला है रोमम, तीसरा बोला है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। मेटीरियलिटी का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि जहां पर रिस्क ज्यादा है, जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे खासे एविडेंसेस को गैदर करना पड़ेगा। मेटीरियलिटी बोले तो जहां पर अगर आपको देख रहा है कि जिन फिगर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपने आइटम्स देखे और जिन फिगर्स का जिन आइटम्स का आपका फिगर्स ज्यादा है, जिन आइटम्स की आपकी फिगर्स बड़ी है, ठीक है, तो उनको उन पर आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। उनको ऑडिट करने के लिए आपको ठीक ठाक अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए और आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है जिनका अमाउंट बड़ा है, ठीक है, और उनके प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स की चीजें आपको देखनी चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी मात्रा में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। अब बात आती है रोमम। ये रोमम क्या होता है, रोमम बोले तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये रोमम जैसे कि मैंने ऊपर आपसे डिस्कशन कर लिया कि यार जहां पर आपका ठीक ठाक आपने देखा कि इस एरिया में स्पेसिफिक एरिया में रिस्क ज्यादा है, तो वहां पर आपको अच्छे खासे क्वांटिटी में अच्छे खासे क्वांटम में आपको एविडेंसेस को गैदर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब बात ही आती है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब आपने देखा पॉपुलेशन बड़ी है और आपने सैंपल एक्सट्रैक्ट आउट करें और आपने देखा है सैंपल का साइज अगर ठीक ठाक है या सैंपल का साइज अगर मटेरियल है, तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एविडेंसेस को गैदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3-4 बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं अप्रोप्रिएटनेस पर, थोड़ी बहुत अप्रोप्रिएटनेस पर बात करते हैं। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब सिंपली यही है, आपका मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग की क्वालिटी की बात हो रही है कि यार हमारे अच्छे खासे क्वालिटी में ऑडिट एविडेंसेस होने चाहिए। अब ये क्वालिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर सिर्फ 2 कीवर्ड्स है, मैं आपको बता दूं, एक है रेलेवेंस और दूसरा है रिलायबिलिटी। ठीक है, क्वालिटी का मतलब है रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। ये रेलेवेंस और रिलायबिलिटी भी अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ, यानी कि आपको जो मतलब ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जब आप ऑडिट पर गए हो, तो आपको उसी फील्ड की मिल रही है इन्फॉर्मेशन कि आपको किसी दूसरे एरिया की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है, क्या आपके ऑडिट के लिए ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है या नहीं है। तो ये आता है रेलेवेंस में। और रिलायबिलिटी में क्या आता है, आपको जिस सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या वो सोर्स रिलायबल है भी या नहीं है, यानी कि वो ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है भी या नहीं है, ताकि आप अपने ओपिनियन और अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इस इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, किसी हिसाब से आप डांट खाओगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है जो रिलायबिलिटी है एविडेंसेस की वो सोर्स से डिपेंड करती है। अब सीधी सी बात है, मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, एचआर का डेटा अगर आपको सेल्स की टीम दे या अगर आपको मार्केटिंग की टीम दे तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। एचआर का डेटा आपको सोर्स जो होगा वो एचआर मैनेजर ही देगा, जो प्रॉपर एक बंदा होता है जिसके पास सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं सारे एम्प्लॉइज की। ठीक है, तो कहने का सेंस है ये, आप देखो कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कौन से सोर्स से मिल रही है। ठीक है,
और यहाँ पर डिपेंड करता है किसी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पे भी वो ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी। ठीक है, अब जरा हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। उसके बाद जरा अब हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम लोग जरा चलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, जो कि मेन टॉपिक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको याद करवाना चाहूंगा ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। एविडेंसेस आपके दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर एविडेंसेस आपके दो तरीके के होते हैं यार। एक आता है रैप और एक आता है फैप। ठीक है, एक आता है रैप और एक आता है फैप। एक आता है रैप, दूसरा आता है फैप। दो तरीके के आपके ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। ठीक है, दो तरीके के आपके ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। अब रैप को और फैप को, बेसिकली फैप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली फैप को और दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा आता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सब्सटैंटिव प्रोसीजर की डिटेल्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि यहाँ पर 7 तरीके के हैं आपके। इसके लिए मैं आपको कोड जरूर बताना चाहूंगा, जो ये मैंने हेक्सागन्स में देके रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और ये के 7वां इंक्वायरी वाला। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसके लिए कोड बताना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक कोड बता देता हूँ, लिख लीजिएगा ICAIOR। ठीक है, ICAIOR। I फॉर आता है इंस्पेक्शन। ठीक है, C फॉर आता है कंफर्मेशन, A फॉर आता है एनालिटिकल प्रोसीजर, I फॉर आता है इंक्वायरी, O फॉर आता है ऑब्जर्वेशन, R फॉर आता है रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। फिर से बोल देता हूँ, I फॉर आता है इंस्पेक्शन, C फॉर आता है कंफर्मेशन, A फॉर आता है एनालिटिकल प्रोसीजर, I फॉर आता है इंक्वायरी, O फॉर आता है ऑब्जर्वेशन और R फॉर आता है रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। ICAIOR सिंपल तरीके से याद कर लीजिएगा। अब जरा हम लोग एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले इंस्पेक्शन में यहाँ पर क्या बताया गया है। इंस्पेक्शन में बताया गया है एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को आपको एग्जामिन करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा ताकि आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाओ। ठीक है, ये आपका एक तरीके का ऑडिट प्रोसीजर है कि आप इंस्पेक्शन के थ्रू एविडेंसेस को गैदर कर सकते हो। अब बात ये आती है इंस्पेक्शन किन चीजों का करोगे, या तो टेंजिबल एसेट्स का करोगे या डॉक्यूमेंट्स का कर लोगे। अब उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन? सीधी सी बात है, जो भी आपका प्रोसेस या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट जो भी प्रोसेस या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है, उसको आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस प्रोसीजर को हम लोग ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं। मतलब अगर आप बहुत एक एक चीज डीपली भी जाओगे तो इंस्पेक्शन हो गया, और मैनेजमेंट के प्रोसेस और प्रोसीजर पर ध्यान दोगे तो वो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। जैसे एग्जांपल में अगर बोलूं, इन्वेंट्री काउंटिंग मैनेजमेंट कर रहा है और आप उसकी जो काउंटिंग है उसको आप ध्यान से देख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। चलिए, अब जरा थोड़ा और आगे चलते हैं। बात आती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। अगर आप बेसिकली वैल्यूएशन पर ध्यान देते हो, जैसे आपके डेटर्स के बैलेंसेस दिए गए हैं 10 लाख, बैंक बैलेंसेस दिए गए हैं 15 लाख, और आपके इंटरेस्ट अक्रूड के बैलेंसेस दिए गए हैं 4 लाख, तो इन सब बैलेंसेस को आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, आपको थर्ड पार्टीज को, जो भी यहाँ पे रेलिवेंट पार्टीज हैं, उनको यहाँ पर एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि यार हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ के ऑडिटर हैं, हम इस क्लाइंट के ऑडिटर हैं, एंड वी वांट दैट इंफॉर्मेशन कि आप हमको ये बैलेंसेस को कंफर्म करो। तो वो बैलेंसेस को किस तरीके से कंफर्म करेंगे, वो बैलेंसेस को किस तरीके से कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन बेसिकली क्या होता है, वो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं एक तरीके के, जो कि ऑडिटर ऑब्टेन करता है डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी यानी कि कंफर्मिंग पार्टी, जिसको आपको बैलेंसेस को कंफर्म करना है, ठीक है, वो आपको बैलेंसेस कंफर्म करेंगे। तो ये भी एक तरीके का ऑडिट प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप ऑडिट एविडेंसेस को क्या करते हो, गैदर करते हो। ठीक है, यहाँ पर अब चलते हैं आगे। बात आती है रिकैलकुलेशन की। रिकैलकुलेशन सीधी सी बात है, रिकैलकुलेशन यानी कि दोबारा कैलकुलेट करना। आपको दोबारा कैलकुलेशन की नीड कभी, जैसे कि आपने क्या किया, मैनेजमेंट से बोला कि यार मेरे को एम्प्लॉयज की सैलरी शीट दे दो, या मुझे उसके बेसिस पे मुझे एम्प्लॉयज का पीएफ ईएसआई कैलकुलेट करना है। तो वो मैनेजमेंट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देके रखेगा, सैलरी, पीएफ, ईएसआई और कौन कौन से जो अकाउंट्स थे, बेसिकली जब आप आर्टिकल शिप करोगे तो आपको पता चलेगा। तो वहां पर सारी चीजें आपको दी गई रहती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, वो परसेंटेज लगा करके आप चेक करोगे। ठीक है, 1.75% और 4.75% और 12% का जो रेट लगा करके आप चेक करोगे कि यहाँ पर यार एक एक जो कैलकुलेशन करी गई है वो ठीक करी गई है कि नहीं करी गई है। तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट अ रिकैलकुलेशन पार्ट ऑन योर साइड। ये भी एक तरीके का क्या है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं है। अब बात आती है रीपरफॉर्मेंस की। रीपरफॉर्मेंस इज बेसिकली क्या कि
इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर, आपने क्या किया, अपने प्रोसीजर्स को इंडिपेंडेंटली क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है, कि आप देखना चाहते हो कि यहाँ पर जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल हैं वो सही से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एजिंग है, अब अकाउंट रिसीवेबल्स हैं आपके, अकाउंट रिसीवेबल्स की एजिंग दी गई है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग दी गई है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया हुआ है। तो आप देखना चाहते हो कि वो जो डेज की कैलकुलेशन करी है उन्होंने, वो ठीक है या नहीं है, या उन्होंने सही क्लासिफाई करा है या नहीं करा है। बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ री परफॉर्मेंस, कि मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है, जो ये पार्ट है, उनको मतलब एज वाइज उनको क्लासिफाई करने का जो तरीका है उनका, क्या वो सही है या नहीं है, इसको आप एक बार चेक कर रहे हो, दैट इज री परफॉर्मेंस। ठीक है, अब बात आती है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, वो हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे 520 में। ठीक है, ऐसे 520 में हम लोग इस पर बात करेंगे, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर समझने के लिए ये समझ सकते हो कि यार यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच कुछ ना कुछ तोड़ जोड़ संबंध रिलेशन बनाते हैं, और यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करते हैं। अब हम लोग लास्ट इसका समझ लेते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर इंक्वायरी जो कि बहुत बेसिक चीज है। आपको मैनेजमेंट से अगर डाटा चाहिए, एविडेंसेस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, वहां के होनहार लोगों से, बुद्धिमान लोगों से बात करनी पड़ेगी। होनहार लोगों से बात करना यार, ठीक है, साफ साफ बोला गया है कि होनहार लोगों से, नॉलेजेबल पर्सन से बात करनी पड़ेगी। चाहे आपको फाइनेंशियल डेटा चाहिए, चाहे आपको नॉन फाइनेंशियल डेटा चाहिए, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो एंटिटी के अंदर भी हो सकते हैं, वो एंटिटी के बाहर भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो देखा, ये जो हम लोगों ने 7 पार्ट देखे, जिसका मैंने आपको निमोनिक बताया, ICAIOR, दिस इज नथिंग बट द सब्सटैंटिव प्रोसीजर की, ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर की डिटेल्स थी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द डिटेल्स ऑफ द सब्सटैंटिव प्रोसीजर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज एक बताना मेरे से मिस आउट हो गया था, मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होता है। देखिए, नाम से यार फंडा क्लियर रखो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क मतलब कि यार आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज आई होगी, कुछ ना कुछ रिस्क रहा होगा। असेसमेंट यानी कि आपके ऑडिटर साहब ने देखा है, आपके ऑडिटर साहब को रिस्क असेस करना, रिस्क का पता लगाना जरूरी है, और उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स हैं, यानी कि रिस्क को पता लगाने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स हैं। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात आती है कि रिस्क कहाँ पर है, रिस्क कहाँ पर है, रिस्क है एंटिटी में। अब एंटिटी में रिस्क कहाँ है, अब वो रिस्क कौन कौन कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, या रिस्क जनरेट होता है आपके ऑपरेशन से और प्रोसेसेस से, आपका रिस्क जनरेट होता है, प्रोसेसेस और ऑपरेशन से आपका रिस्क जनरेट होता है। ठीक है, अब इन ऑपरेशन और प्रोसेसेस को हैंडल करने वाला कौन है, हमारे ये पर्सोनल्स हैं। अब ये पर्सोनल्स के लिए हम लोगों ने क्या बना के रखे हैं, पर्सोनल्स के लिए बेसिकली हम लोगों ने बना के रखे हैं कुछ ना कुछ हमारे कंट्रोल्स। ठीक है, हम लोग ने क्या बना के रखे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोल्स बना के रखे हैं। ठीक है, हम लोग ने अपने पर्सोनल्स के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोल्स बना के रखे हैं। तो यार उन्हीं कंट्रोल्स को हम लोग को देखना है, हम लोग को कुछ और करना ही नहीं है, उन्हीं कंट्रोल्स को एक बार हम लोग को चेक करना है कि वो जो कंट्रोल्स हैं वो सही से ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहली बात तो सही डिजाइन, पहले हम लोग को क्या देखना होता है कि यार इनका डिजाइन जो था वो सही था भी या नहीं था, उन कंट्रोल्स का जो डिजाइन था वो सही था या नहीं था। चलो डिजाइन तो बढ़िया हो गया, अब वो सही से पूरे साल ऑपरेट हो भी रहे थे या नहीं हो रहे थे। अगर ये दोनों चीज ठीक है तो आपका जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है वो ठीक है, वो आपका ज्यादा आपको नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर डिजाइन लेवल पर ही खराब है तो फिर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल अच्छे अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके बारे में अभी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, और ऑपरेशनल लेवल पर यहाँ पर ऑपरेशनल लेवल पर खराब है तो भी आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल अच्छे परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर देखिए कि परफॉर्म टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, और एंटिटी के फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में समझने के लिए, ताकि हम लोग यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस कर पाए। सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जरा थोड़ा और आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, अब हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पर थोड़ी बहुत सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स आते हैं उसके बारे में तो हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ पर सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर क्या क्या आता है उसको जरा देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि ऑडिट प्रोसीजर्स हमारे कितने तरीके थे। एक आता था रैप, दूसरा आता था फैप। रैप अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने डिस्कस किया फैप आपसे। फैप के अंदर आते हैं 2, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मुझे अभी आपसे डिस्कस करना है। उसके अंदर आता है फिर दूसरा आता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर के पार्ट हो गए। ठीक है, अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर को बेसिकली 2 और पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करा जाता है।
सब्सटैंटिव प्रोसीजर को बेसिकली यहाँ पर दो और पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा आता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा आता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और आता है फिर टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में यहाँ पर क्या आ गया? टेस्ट ऑफ डिटेल्स आता है, फिर आता है एनालिटिकल प्रोसीजर, सॉरी बाय मिस्टेक, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड दूसरा आता है एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा आता है टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। अब टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाउचिंग, और दूसरा क्या आता है वेरिफिकेशन। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड देखेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में। अब यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपके बेसिकली बताया जा रहा है कब आपके रेलेवेंट रहते हैं, आपके कहाँ पर रेलेवेंट रहते हैं, यानी कि आपको जहाँ पर सही अच्छी खासी ऑडिट एविडेंसेस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने 4-5 पॉइंटर्स आपको दे दिए हैं कि यार बैंक बैलेंसेस के केस में अच्छे प्रोवाइड करा सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स के केस में अच्छे प्रोवाइड करा सकते हैं, इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास है तो यानी कि इन केसेस में आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू आप वैल्यूएशन का पता कर सकते हो कि जो आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के आइटम्स में जो वैल्यू आ रही है वो ठीक आ भी रही है कि नहीं आ रही है। चौथा, प्रॉपर्टी या टाइटल डीड जो आपके लॉयर्स ने आपके एज अ सिक्योरिटी आपके रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट जो आपकी थर्ड पार्टीज के पास है, अमाउंट ड्यू टू लेंडर्स, जो भी लेंडर्स के पास जितना आपका अमाउंट ड्यू है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट पेबल बैलेंसेस को भी आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गए जहां पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन बैलेंसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन केसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो होते हैं परफॉर्म किसके लिए करे जाते हैं, मतलब हम लोग के दूसरे ऑडिट एविडेंसेस को कभी कभी ये जस्टिफाई करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट असिस्ट द ऑडिट इन डिटरमाइनिंग वेदर टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ये मजबूर करेंगे कि यार आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर का इस्तेमाल करो, देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? पहला बताया गया कंफर्मिंग पार्टी नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यार कंफर्मिंग पार्टी को इस बात की नॉलेज है भी या नहीं है, ठीक है, जो आपके मतलब ऑडिटर को एजेस्ट करेगा। अगर कंफर्मिंग पार्टी को नॉलेज है इस बात की तो आपको अच्छा एजेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज उनको एजेस्ट करने में आएगी प्रॉब्लम। दूसरा, विलिंगनेस क्या है कंफर्मिंग पार्टी की रिस्पॉन्ड करने की। कंफर्मिंग पार्टी क्या जो है, मतलब जिसको कंफर्म करना है आपको, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या वो कंसिडर करेगी कि ये काफी कॉस्टली या टाइम कंज्यूमिंग है आपको रिस्पॉन्ड करना, या आप कह सकते हो कि ट्रांजेक्शन जो है वो डिफरेंट करेंसीज में है। ठीक है, और इंटेंशन क्या है कंफर्मिंग पार्टी की, अगर वो रिलेटेड पार्टी निकला, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिविटी कहने का मतलब है कि यार उनका क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किस तरीके से रिलेटेड है एंटिटी के साथ। अगर वो रिलेटेड पार्टी निकला तो यार आएगी प्रॉब्लम, पर अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है तो फिर आपको क्या कर सकता है, तो फिर वो आपको अच्छा एजेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा बहुत एक्सटर्नल कंफर्मेशन को हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रैप के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद हम लोग जरा चलते हैं, आई थिंक अब हम लोग को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तरफ चलना चाहिए। चलिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में यहाँ पर क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, हाँ जी, ये देखिए, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बेसिकली नथिंग। यहाँ पर हम लोग को, मैं आपको एक छोटा सा कीवर्ड दूंगा, यहाँ पर बोलूंगा PDCM और M। PDCMM इसका क्या मतलब है यार, देखो मेरे साथ बोलना, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला, फिर से मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है, फिर से मैं एक बार लिख दूंगा, PDCM और M, यानी कि प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये मैंने बोल दिया प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये किस लेवल पर आप डिटेक्ट यानी कि प्रिवेंट कर रहे हो, बचा रहे हो, डिटेक्ट कर रहे हो यानी कि आप ढूंढ के ला रहे हो, ठीक है, और करेक्ट कर रहे हो, उसको ठीक भी कर रहे हो। ठीक है, किस चीज को, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोले तो बड़ी बड़ी गलतियों को आपने बचाया, रोका और उसको ठीक भी किया। ठीक है, बड़ी बड़ी गलतियों को किस लेवल पर, असर्शंस लेवल पर। अभी मुझे आपसे असर्शन को डिस्कशन करना है, पर फिलहाल के लिए समझ लो असर्शन लेवल पर आपको ये सारी चीजें PDCMM करना है। ठीक है, अब बातें आती है, ये बड़ी बड़ी गलतियां सर कहाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी गलतियां, ये आपकी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं, ये आपकी, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपकी बड़ी बड़ी गलतियां कहाँ हो रही हैं, ये आपकी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं कंट्रोल लेवल पे। ठीक है, कंट्रोल्स पे। ठीक है, अब ये कंट्रोल्स पर किस तरीके से गलतियां हो रही है इस पर मैं बात कर लेता हूं। चलिए देखिए जरा, यहां पर उन्होंने बोला, क्या बोला, ऑडिट प्रोसीजर जो आपके डिजाइन करे जाते हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को देखने के लिए यार हम लोगों ने यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करा है, ताकि हम लोग क्या कर पाए, पीडीसी कर पाए। किस चीज की पीडीसी कर पाए, पीडीसी हम लोग किस चीज की कर पाए,
पीडीसी हम लोग किस चीज की कर पाए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट की हम लोग पीडीसी कर पाए, ठीक है। एट कौन से लेवल पे, एट असर्शन लेवल पे, कौन से लेवल पे हम लोग कर पाए, असर्शन लेवल पर कर पाए, ठीक है। ऑडिटर को क्या करना होगा, डिजाइन करने होंगे और परफॉर्म करने होंगे कुछ इस तरीके के टेस्ट जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ ऐसे साई ऑब्टेन कर पाएंगे। साई बोले तो क्या, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, साई बोले तो क्या, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या बोला गया, ऑडिटर्स का जो असेसमेंट है रोमम का, ठीक है, असर्शन लेवल पर, ऑडिटर्स का जो असेसमेंट है रोमम का असर्शन लेवल पर, उसमें मतलब हम लोग को ये बेसिकली टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब हम लोगों ने सब्सटैंटिव प्रोसीजर का इस्तेमाल करा था, जब हम लोगों ने सब्सटैंटिव प्रोसीजर का इस्तेमाल करा और देखा यार ये अकेले हमारी मदद नहीं कर पा रहे, ये अकेले हमारी मदद नहीं कर पा रहे कि हम लोग अपने ऑडिट को सही तरीके से कंक्लूड कर पाए। हमने ऑडिट किया, उसमें निकली बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां, तो हम लोग को कुछ ना कुछ अपने प्रोसीजर्स को और एनहांस करना होगा। तो हम लोग को कहीं ना कहीं कंट्रोल लेवल पर चीजें देखनी होंगी कि क्या वो बेसिक लेवल पर चीजें सही से ऑपरेट हो भी रही थी या नहीं हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग का नेचर एंड एक्सटेंट क्या रहेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, यानी कि किस हद तक हम लोग को टेस्ट ऑफ कंट्रोल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस हद तक हम लोगों को टेस्ट ऑफ कंट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑडिटर को क्या देखना होगा, परफॉर्म करो दूसरे ऑडिट प्रोसीजर किसके साथ, इंक्वायरी के साथ, ताकि हम लोग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल्स की देख पाए कि कंट्रोल्स को किस तरीके से, पहली बात तो आपको ये देखना होगा कंट्रोल्स को किस तरीके से अप्लाई करा गया था कि नहीं करा गया था, और क्या वो कंसिस्टेंटली साल भर अप्लाई हो भी रहे थे या नहीं हो रहे थे, और उनका बेसिकली कंट्रोल कर कौन रहा था, किस तरीके से और किस मेथड से वो अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली आपको कंट्रोल्स को ये देखना होगा। पहली बात तो आपको डिजाइन लेवल पर चेकिंग करनी होगी कि यार कंट्रोल सही से अप्लाई हो भी रहे थे या नहीं हो रहे थे, किस कंसिस्टेंसी के साथ, क्या पूरे साल भर अप्लाई हो भी रहे थे नहीं हो रहे थे, और कौन बंदे ऐसे थे, कौन लोग ऐसे थे जो उन कंट्रोल्स के एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और कौन उन चीज का ध्यान दे रहा था। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, ठीक है। इंक्वायरी सिर्फ अकेली रिस्पॉन्सिबल मतलब काफी नहीं होती ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को चेक करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन लोग को, जहां पर हम लोग को क्या करना होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को यहाँ पर परफॉर्म करना होगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार हम लोग का, साल में कितनी बार हम लोग का कंट्रोल्स का परफॉर्मेंस हो रहा था, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, आप कितने समय के लिए, मतलब एक साल का अगर पीरियड है तो कितने टाइम पीरियड के लिए आपके हिसाब से कंट्रोल्स का सही तरीके से एप्लीकेशन हो रहा था, आपके हिसाब से रेट ऑफ डिविएशन क्या है कंट्रोल्स की, और रेलेवेंस और रिलायबिलिटी आपके हिसाब से ऑडिट एविडेंसेस की क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इंक्वायरीज जब आपने करी और आपने देखा कि डिविएशन है कंट्रोल में, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। जब ऑडिटर साहब ने देखा कि यार कंट्रोल्स में क्या है डिविएशन थे, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हैव बीन परफॉर्म्ड, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, या test of controls have been performed, provide an appropriate basis for reliance on control. Additional test of controls are necessary and potential risk of misstatement need to be addressed using substantive procedure, ठीक है। यहाँ पर जब आपने देखा, जब कंट्रोल्स जब आपने देखे, जब उसका डिविएशन हो रहा है, ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट बेसिस पर मतलब आपको अप्रोप्रिएट बेसिस नहीं दे रहे, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो आपने परफॉर्म करे हैं अप्रोप्रिएट बेसिस पर आपको सवाल करने होंगे, ठीक है। पहला काम आपको ये करना होगा। एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर नेसेसरी, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपको और परफॉर्म करने पड़ेंगे, और आपको पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट आपको एड्रेस करना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसे रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और देखने पड़ेंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर का इस्तेमाल करके कि और यार कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं। तो ये था, दिस इज अबाउट व्हाट अबाउट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एक्चुअली। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या क्या अभी तक डिस्कशन कर लिया, हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली, और नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस के बारे में देख लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर देख लिया, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के बारे में हम लोगों ने देख लिया, टाइप ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर देख लिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग का इस ऐसे में कुछ बहुत खास पार्ट नहीं बचता है, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंसेस के बारे में देख लेते हैं। वो जो हम लोग ने देखा वो टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में देखा, अब हम लोग ऑडिट एविडेंसेस के टाइप के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर सोर्स के ऊपर। दो तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो नेचर के ऊपर और दूसरा आता है सोर्स के ऊपर। विजुअल आपके ऑडिट एविडेंसेस हो सकते हैं, ओरल ऑडिट एविडेंसेस हो सकते हैं, तीसरे डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंसेस हो सकते हैं। विजुअल ऑडिट एविडेंसेस जैसे कि आपको कोई चीज देख के पता चल रही है, जैसे आपने फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया इन्वेंट्री का, ठीक है, क्लाइंट के स्टाफ का, कि कितने यहाँ पर स्टाफ कितना है,
और इन्वेंट्री का आपने फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया। और ओरल डिस्कशन किस तरीके से हो सकता है, आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लिया। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, आपने एफडी के सर्टिफिकेट चेक कर लिए, ठीक है, एफडी का एक्चुअल बैलेंस जानने के लिए। और यहाँ पर आपने लोन एग्रीमेंट और सेल्स बिल को आपने चेक कर लिया। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरा आता है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। अब ये सोर्स आपको अंदर से मिल रहा है कि बाहर से मिल रहा है, यानी कि इंटरनल की एक्सटर्नल, ठीक है। ये जो होते हैं आपके ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से होते हैं, जहां पर इंटरनल एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस हो गई, गुड रिसीव नोट हो गया, ठीक है। दूसरा आपके एक्सटर्नल एविडेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जनरेट होते हैं, जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, बैंक सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स आते हैं। और जो आपने कंफर्मिंग पार्टी से जो आपने कंफर्मेशन प्रोसीजर्स लगा करके जो मांगे थे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगी थी, वो आपके एक्सटर्नल एविडेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको बाई चांस क्या करना पड़ा, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का इस्तेमाल करना पड़ा ऑडिट एविडेंसेस को गैदर करने के लिए, तो यार बहुत यहाँ पर सावधानी बरतना, ठीक है, बहुत यहाँ पर सावधानी बरतना। क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पर, क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी कि यार देखो, सबसे पहली बात, क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे सामने बस उन्होंने बोल दिया ये यहाँ का एक्सपर्ट है और इस पर विश्वास कर लो, ये आपको सारी चीजें सही से बता देगा। आपको देखना पड़ेगा क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, क्या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिविटी। ऐसा तो नहीं है उनका रिश्तेदार आपके पास बैठा, उनका रिश्तेदार निकला तो फिर आपको वो उन्हीं के फेवर में बात करेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, केपेबल है कि नहीं है, और उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ठीक है। और उस बंदे ने जो काम किया है, उस बंदा के काम की अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि वो जो चीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, उसको पहले आपको डीपली समझना पड़ेगा। पहले तो यार सीधी सी पहले पे तो बंदे को समझो, दूसरा बंदे के काम को समझो, तीसरा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट वर्क एज एन ऑडिट, ठीक है। तो उस बंदे का जो काम है, जो उसने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो इसका आप इस्तेमाल करने वाले हो ऑडिट एविडेंसेस के रूप में, ठीक है, तो आपको उसकी अप्रोप्रिएटनेस देखनी पड़ेगी कि यार वो कहाँ तक ठीक है, सही बात है या नहीं है। चलो, ये इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा जब आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग जरा आगे चलते हैं। अगर आपने देखा, ये यहाँ पर मैंने एक नोट के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आपने देखा कि यार आपको ऑडिट एविडेंसेस जो मिले एक सोर्स से जो कि इनकंसिस्टेंट है दूसरे सोर्स से, तो सीधी सी बात है, आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में मॉडिफिकेशन या एडिशन या कुछ ना कुछ डिलीशन करना पड़ेगा, और तभी आप ऑडिट ओपिनियन तक पहुंच सकते हो। सीधी सी बात है, अगर आपकी एक दो सोर्सेस से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और दोनों तरफ से अगर आपकी यूनानिमिटी नहीं बन रही है, या आपकी मतलब जिसको मोनोटोनस नहीं बैठ रही है या रिकनसाइल नहीं हो रही है वो इन्फॉर्मेशन, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, सिंपल। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ असर्शंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार। असर्शंस होते क्या हैं, सबसे पहले तो यार ये समझो, असर्शंस मतलब कि यार मैनेजमेंट के प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैनेजमेंट आपके सामने क्या क्या प्रेजेंट करता है। मैनेजमेंट हमारे सामने यार प्रेजेंट करता है पीएल, ठीक है। मैनेजमेंट हमारे सामने प्रेजेंट करता है बैलेंस शीट। मैनेजमेंट क्या करता है, प्रेजेंट करता है और डिस्क्लोज करता है अपने एफआरएफ की फॉर्म में, ठीक है, जो भी उस पर एफआरएफ अप्लाई हो रहा हो। तो हम लोग को इनका ऑडिट करना है, पीएल का ऑडिट करना है, बैलेंस शीट का ऑडिट करना है, और एज पर एफआरएफ उसने सारी चीजों को प्रेजेंट करा भी है कि नहीं करा है, हम लोग को इन सारी चीजों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या यार वो आपके जो जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो ठीक है भी या नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन और इवेंट्स आपको कैसे देखना होगा कि यार अकरेंस देखनी होगी सबसे पहले, कि जब आपका ट्रांजेक्शन, जैसे मैं आपसे आपके सामने अगर कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल ले लूं किसी भी तरीके के एक्सपेंस का, जैसे मान लो मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का आपके सामने एग्जांपल ले लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मैंने एग्जांपल ले लिया। अकरेंस, पहली बात तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्चुअल में हुआ भी था या नहीं हुआ था, ठीक है, हुआ भी था या नहीं हुआ था, आपको सबसे पहले इस चीज को चेक करना होगा। फिर उसकी कंप्लीटनेस देखनी होगी, यानी कि उसकी डबल एंट्री भी हुई है या नहीं हो रही है, आपको इस चीज को चेक करना होगा। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बोले तो क्या, क्या वो जो अमाउंट है, जैसे बिल में दिख रहा है 1500, एंट्री हुई है 1700 की, तो ये गलत है। या बिल में है 1500, एंट्री हुई है 1800, तो क्यों गलत है। एक्यूरेसी आपको चेक करनी होगी। कट ऑफ, आपको बिल दिख रही है जून 2023 की, ठीक है, आपको बिल दिख रही है जून 2023 की, और इसको बुक किया गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो वो तो गलत है, सही है। बिल दिख रहा है आपको जून 2023 का और आपने इसको बुक किया हुआ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो वो तो गलत है। कट ऑफ मतलब बोले तो कि आपने सही पीरियड में बुकिंग करी है कि नहीं करी है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बोले तो क्या, आपका वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है और आपने इसको दिखा के रखा है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में, तो वो भी गलत है,
तो क्लासिफिकेशन आपका एक्सपेंस का ठीक होना चाहिए। अकरेंस, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यार वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो हुआ भी था या नहीं हुआ था। आपको बिल्स पहले चेक करने होंगे, आप एंट्रीज के बेसिस पे सिर्फ नहीं रिलाई कर सकते। आपके पास बिल आ गए, आप देखो कि डबल साइडेड एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तीसरा, एक्यूरेसी आपको चेक करनी होगी कि यार सही अमाउंट में बुकिंग हुई है या नहीं हुई है। चौथा, सही पीरियड में आपकी बुकिंग हुई है या नहीं हुई है। पांचवा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिल को किसी और हेड ऑफ एक्सपेंस में तो नहीं इन्होंने क्लेम करा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अकाउंट बैलेंसेस की। अकाउंट बैलेंसेस में जैसे यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एग्जांपल, फिक्स एसेट का एग्जांपल ले लिया लेट्स से। ठीक है, फिक्स एसेट का आपने एग्जांपल ले लिया। फिक्स एसेट में मान लीजिए आपने पीएनएम यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल ले लिया। अब प्लांट एंड मशीनरी आपकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, चले जाइए फैक्ट्री उनकी, चले जाइए फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अब उनसे उनके पेपर्स मांगिए, परचेज इनवॉइस मांगिए, देखिए कि इनके कंपनी के नाम पर वो बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है, और लीगल पेपर्स जो हो सकते हैं वो एक बार देख लीजिए, तो वहां से आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पता चल जाएंगे। ठीक है, तीसरा कंप्लीटनेस, इनकी बुकिंग जो है वो हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि बुक्स में जो भी आपकी इनवॉइस है, जो भी आपको वैल्यू आपको लीगल पेपर्स में दिख रही है, उसकी वहां पर बुकिंग हुई भी है या नहीं हुई। चौथा, वैल्यूएशन देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है वैल्यू आपको जो दिखी है वो बहुत कम दिख रही हो, वो बिल्कुल डेप्रिसिएटेड दिख रही हो जब आपने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा था, और दिखाई हो बहुत इन्फ्लेटेड वैल्यू पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अकाउंट बैलेंसेस का भी ऑडिट आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है, अकरेंस एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, और एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, इसको भी इसी तरीके से समझ लेना एफआरएफ के बेसिस पे। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, इसको जरा देखना है। यार सबसे पहली बात रिलायबिलिटी, यानी कि आपके सामने जो ऑडिट एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, वो रिलायबल है भी या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, वो विश्वसनीय है भी या नहीं है, तो आपको ये जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कब बढ़ जाती है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता कब बढ़ जाती है, जब ये किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से आ रही है, जब किसी आउटसाइड सोर्स से आ रही है, तो वो आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी उस इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, जब आपको लग रहा हो इनके यहाँ कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव हैं, यानी कि जिन जो कंट्रोल्स का एप्लीकेशन है, ठीक है, जो भी प्रोसेसेस पर जो कंट्रोल्स है वो अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, डिजाइन लेवल पर भी अच्छे थे और आपके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर भी अच्छे थे, तो फिर यानी कि आप विश्वास कर सकते हो उनकी इन्फॉर्मेशन पे। ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, जो इन्फॉर्मेशन और डायरेक्टली ऑब्टेन कर दी थी ऑडिटर ने, वहां पर भी आपका विश्वास जो है वो बढ़ जाता है। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आपने ऑब्टेन करा हुआ था। ठीक है, और पांचवा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपने ऑब्टेन करा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ निमोनिक बना सकते हो यार, IC और D और ICDOD, इस तरीके से आप बना सकते हो। ICDOD करके आप बना सकते हो। I फॉर आता है इंडिपेंडेंट सोर्स, C फॉर आता है कंट्रोल, D फॉर आता है डायरेक्टली, O फॉर आता है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। इस तरीके से ICDOD करके, ठीक है, ICDOD करके आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जरा लास्ट टॉपिक इसका कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, आपने प्रीवियस ऑडिट्स में कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन किया था, उसका आप इस ऑडिट में, करेंट ईयर के ऑडिट में किस तरीके से इस्तेमाल करोगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट, यानी कि हमको डिसाइड करना है कि क्या अप्रोप्रिएट है ऑडिट एविडेंसेस का इस्तेमाल करना। ठीक है, जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग इफेक्ट कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करा था पिछले साल, क्या हम लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखना पड़ेगा हम लोग को कौन कौन से फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, हम मतलब कौन ऑडिटर को क्या कंसिडर करना पड़ेगा उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, पिछले साल के एविडेंसेस को इस्तेमाल करने के लिए। इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, अदर एलिमेंट्स मतलब बाकी के इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स की इफेक्टिवनेस क्या है, कि वो कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आपको इस पर जरूर डिसीजन लेनी होगी। बाकी कंट्रोल से कितना रिस्क अराइज हो रहा है, आपको इस पर भी चेक करना होगा। ठीक है, करंट ईयर में जर्नल आईटी कंट्रोल्स कैसे हैं, ठीक है, क्या वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ऑथेंटिकेटेड है डेटा या नहीं है, ठीक है, करप्टेड डेटा तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आता है ROMM एक्सटेंट ऑफ द रिलायंस ऑफ कंट्रोल, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, अगर पिछले साल से रिस्क बदल गया हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो अपडेटेड एविडेंसेस हैं उनको गैदर करना होगा और फिर ऑडिट करना होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने ऐसे 500 का पूरा रिवीजन कर लिया है। आप लोग अपने डाउट्स एंड क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जो क्वेरी हो मेरे से डिस्कस करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लें, नेक्स्ट ऐसे कौन सा पिक करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे। एंड फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करें।
वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।